हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस बता देती हूँ और पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। हम पहली बार जुड़ रहे हैं तो फिर ये सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जानकारी हमें होनी चाहिए। आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 25 नंबर का होना है। मार्क्स इसके रहेंगे 25 और आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको 25 नंबर का पेपर मिलेगा। इसमें से आपको जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके 12 रहेंगे, यानी कि 12 नंबर आपको लाने होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट है वहाँ पर फेल लिख के आएगा। आपके डीएलएड के 8 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो मार्कशीट के नीचे फेल लिख के आता है। पर बस आपको अगला जब होगा सेकेंड सेमेस्टर तो आप सेकेंड के एग्ज़ाम दे पाएंगे और साथ साथ जिसमें भी आपकी बैक लगी है उसका भी आपको एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ देना होगा। घबराना नहीं है, पर कोशिश हमें यही करनी है कि हम सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, आराम से पास हो। तो मैथ्स में आपको डरना नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स आपकी बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगी। और पासिंग मार्क्स जो बच्चे डरते हैं, आराम से मैं आपको टॉपिक बता दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, उनको तैयार कर लो, आराम से आपके नंबर 12 बन जाएंगे। ठीक है, पेपर आपका कितने पार्ट में आएगा, तो 3 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पहले आपके एमसीक्यू आते हैं, फिर आपके अति लघु आते हैं यानी कि वेरी शॉर्ट वाले, फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इस तरीके से आपका पैटर्न रहता है। एमसीक्यू 1-1 नंबर के मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय भी 1-1 नंबर के मिलेंगे आपको, और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके 2-2 नंबर के मिलते हैं। इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। चलिए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। पासिंग मार्क्स याद रखना 12, ये बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए। जो आपके 25 नंबर के पेपर हैं उनमें आपको 12 नंबर लाने पास होने के लिए, और जो आपके 50 नंबर के पेपर होंगे उनमें आपको 25 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है आपका डीएलएड में, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स का पहला टॉपिक है आपका संख्या, संख्यांक का बोध व स्थानीय मान। बहुत इजी टॉपिक है, इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट है आपका गुणा तथा भाग की संकल्पनाएं। तो इसमें आपको इस तरीके से गुणा मिल सकता है, -5 में गुणा करिए -4 का, या फिर और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। साथ में इसमें सरलीकरण वाला जो टॉपिक है आपका, जिसमें आपको ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भिन्न की संकल्पना। तो भिन्न में आपका जोड़ घटाना गुणा भाग ये वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालने को आता है। फिर है आपका अपवर्तक, अपवर्त्य सीधे सीधे आपको दिया जाएगा 5 के अपवर्त्य लिखो, ठीक है, या फिर 24 के अपवर्तक लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिशत। प्रतिशत से आपका एक क्वेश्चन आना ही है, सीधे सीधे प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलिए। इस तरीके से वहाँ पर आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ भी आपका ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक प्रश्न हर बार पूछा गया है आपका पिक्टोग्राफ से। सीधे सीधे आपको प्रश्न देगा और पिक्टोग्राफ बनाने को बोला जाएगा, वो भी किसमें, लघु उत्तरीय में 2 नंबर का। बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। जो डरते हैं, घबराते हैं, वो इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट क्या है आपका सजातीय और विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध। तो इसमें आपको व्यंजक दिए जाते हैं और उन व्यंजकों को जोड़ना होता है और उनको घटाना होता है। गुणा भाग इस सेमेस्टर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजक का जोड़ घटाना है, और यहाँ से भी आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनता ही बनता है। फिर बढ़ते हैं रेखा गणित की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका तल, तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र, कोण, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन। और फिर आपका कोण के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको जो कोण है वो 60, 90 और 120, इन 3 में से किसी एक का आपका एग्जाम में आपको मिलेगा बनाने के लिए, और हमेशा ये आता है 2 नंबर में। एक कोण आपको पटरी व प्रकार की सहायता से कैसे बनाना है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज, आयत और वर्ग वृत्त, ये क्या होते हैं, और इनका आपको सिर्फ इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल और परिमाप। बस क्षेत्रफल और परिमाप से ही आपका क्वेश्चन पूछेंगे। किस किस से, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इन 4 से ही प्रश्न आपका बनेगा। तो ये आपका सिलेबस रहा, बहुत ही इजी आपका सिलेबस दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का। बस जैसा मैं आपको कराती जाऊँ क्वेश्चंस, उनके साथ आप रहेंगे तो आराम से आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, संख्या और संख्यांक। इसमें बस आपको एक चीज़ और क्या सीखनी होगी, रोमन नंबर, वो भी मैं आपको कराऊंगी। रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, जैसे 20 आ गया, 30 आ गया, इनको रोमन नंबर में कैसे लिखना है, या इनका रोमन नंबर दे दिया तो इनको हिंदू अरेबिक नंबर जो आपका है इसमें कैसे लिखना है, जो हमारी ये नंबर से इनमें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले संख्याओं को समझते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की हैं और संख्याएं क्या हैं। तो अंक की बात करें, अंक को बोलते हैं डिजिट। 0 से लेके 9 तक जो आपके आते हैं उनको अंक बोला जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके अंक हैं। जब दो अंक एक साथ जुड़ जाते तो क्या बन जाती है, आपकी संख्या बन जाएगी। जैसे 0 और 9 लिख दिया, ये भी क्या हो गई, आपकी संख्या हो गई। ऐसे ही 1 और 9 19 क्या है, संख्या हो गई आपकी। 8 और 5 85 क्या है, संख्या हो गई। तो वही दो जब अंक एक साथ लिख दिए जाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, संख्या। ऐसी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 192 कर दिया, 192 संख्या है, और बढ़ा दो तो वो भी संख्या हो जाएगी। संख्या का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो संख्या क्या है, एक गणितीय मान है। जब किसी चीज़ को मापते तौलते हैं या उसकी इकाई को गणितीय रूप में हमें व्यक्त करना होगा, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। संख्याएं आपकी दो प्रकार में बांटी गई हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं बांटने के। कुछ लोग सीधे परमेय अपरमेय, भाज्य भाज्य, सम विषम, इस तरीके से बांटते हैं। पर जो कुछ टीचर्स हैं वो आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि संख्याएं आपकी दो प्रकार की हैं। पहला है आपका वास्तविक संख्याएं और दूसरी है आपकी काल्पनिक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं कि इन संख्याओं का वर्ग करने पर आपको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान प्राप्त होगा। और काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव मान प्राप्त नहीं होता है। कैसा होता है, निगेटिव प्राप्त होता है। चलिए देखिए कैसे। जैसे आपको ये संख्या लिखिए, 2, 2 का वर्ग करिए। वर्ग करने का मतलब क्या है कि 2 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणा 2, जब गुणा किया तो कितना मिला, 4, 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव मान प्राप्त हुआ लास्ट में। तो ये 2 क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या हो गई। ऐसे अगर हमने एक नंबर ले लिया, -4 गुणा -4, यानी कि -4 का जब वर्ग किया हमने तो क्या मान प्राप्त होगा, 4 जो कि 16, माइनस माइनस प्लस, कैसा मान प्राप्त हुआ, पॉजिटिव। तो ये -4 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्लियर। ऐसे 4/5 का वर्ग करिए तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। कैसा मान आया, पॉजिटिव मान आया। तो ये 4/5 क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। अब आते हैं काल्पनिक संख्या पर। तो काल्पनिक संख्याएं क्या है, जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव मान प्राप्त नहीं होगा। जैसे -4 का वर्ग किया, √-4 मल्टीप्लाई √-4, तो क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई होके अंदर की जो वैल्यू है वही आ जाएगी -4। कैसा मान प्राप्त हुआ, निगेटिव। तो ये जो √-4 है ये क्या होगी, आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ऐसे ही और भी कोई ले लो, -5 मल्टीप्लाई √-5, ठीक है, अंडर रूट में भूल जाती हूँ बोलना, अंडर रूट में होगा मान। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -5, कैसा मिल रहा है, निगेटिव। तो ये जो √-5 है ये कैसी आपकी संख्या हो गई, ये √-5 काल्पनिक संख्या हो गई। यानी कि रूट के अंदर कोई भी मान आपको माइनस में मिलेगा तो वो संख्या आपकी काल्पनिक संख्याओं में आएगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, माइनस का जो 1 होता है इसको I² लिखते हैं, यानी कि I² = -1, ठीक है। और ये जो I है ना, यही I क्या है, आपकी इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर को I से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वास्तविक संख्याएं। फिर से आपकी दो भागों में बांटी गई हैं। पहली है आपकी परिमेय संख्याएं और दूसरी होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। किसकी, वास्तविक संख्याओं के ही दो प्रकार हैं। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और बस इतना ध्यान रखना है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं देख लो, जैसे 22/7, Q 0 नहीं है, Q नीचे वाला मान होता है, 0 नहीं है, कैसी है आपकी परिमेय संख्या। -5/7 परिमेय संख्या। 22/7 आपका किसका मान होता है, पाई का मान होता है। तो ध्यान रखना, जो पाई है आपकी, ये पाई तो आपकी अपरिमेय है, पर पाई का जो मान है 22/7 ये क्या है, ये परिमेय है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो ये जो पाई है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा MCQ के लिए। सीधे सीधे प्रश्न आता है, पाई है, अपरिमेय, परिमेय, ठीक है, सम, विषम, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, अंडर रूट के अंदर 2, जब इनको आप अंडर रूट हटाएंगे तो एक ऐसी वैल्यू आती रहेगी ना कि ये ख़त्म नहीं होने वाली है, जैसे पॉइंट में भी चलती रहेगी, तो वो आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, रूट के अंदर जो मिलेंगी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपकी परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो परिमेय संख्याएं जो आपकी हैं, पहला आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सब परिमेय संख्या के ही प्रकार हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को आप समझ गए, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, जिन्हें नहीं लिख सकते हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय। पाई को ध्यान रखना, पाई आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पाई से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार, तो पहला है प्राकृतिक संख्या, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें आपका 1 से लेके स्टार्ट करेंगे कहाँ? अनंत तक, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जिनको हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं। बस शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी आपकी? 1 हो जाएगी। पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? बस 0 को नेचुरल नंबर में ऐड कर दो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या हो गई आपकी? पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी कौन सी है? 0। सबसे छोटी, सबसे बड़ी आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अनंत तक जाएंगे तो अनंत में तो कोई भी हो सकती है, कोई भी आप नंबर लिख दो, उससे बड़ा नंबर भी आपको मिल जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक क्या होते हैं? जिनको इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक में आपको क्या करना है? 0 से लेके सारी आपके नेचुरल नंबर, साथ साथ आपके निगेटिव वाले नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि -1 -2। पूर्णांक में आपका पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और साथ में क्या रहेगा? 0। वो सब मिलके क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। जैसे नीचे आपको दिखाया भी है, 0 बीच में है, इधर सारे प्लस के मान, इधर सारे माइनस के मान। ये पूरी सीरीज क्या कहलाएगी? पूर्णांक। पूर्णांक आपके दो प्रकार से बांटे जाते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। तो धनात्मक में आपके पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऋणात्मक में आपके -1 2 3 4 इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सम संख्या और विषम संख्या पर। सम और विषम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत आगे आपको यूज मिलेगा। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अगर हम डिवाइड दें तो 2 का पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे 14 ले लिया, 14 में क्या है? 2 का पूरा पूरा जाता है ना, कितना आता है? 7 आता है, 2 सत्ते 14। ऐसी और भी कोई नंबर ले लो, 5 52 ले लो, 52 में डिवाइड दो तो 2 बार पूरा चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। इस तरीके से तो जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होंगी वो क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। और जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 में क्या 2 का डिवाइड जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। 3 में क्या 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। 5 पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये आपकी होती हैं विषम संख्याएं। अगर हम देखें इनको, जो नेचुरल नंबर है वहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे एक विषम यानी कि ऑड नंबर, फिर एक इवन, फिर एक ऑड, फिर एक इवन, फिर एक ऑड, फिर एक इवन, ये इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट है आपकी भाज्य संख्याएं, जिनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है? वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी हों। जैसे हम 2 की बात करें, 2 किस किस के, मतलब 2 के फैक्टर 2 किन किन की टेबल में आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। फैक्टर का मतलब है कि 2 किन किन से विभाजित हो रहा है। तो 2 देखो 1 से होता है और एक खुद स्वयं से होता है, और किसी की टेबल में 2 नहीं आता, यानी कि ये क्या हुई? ये भाज्य संख्या नहीं हुई। अब बात करते हैं 4 की। चलो 3 भी समझ लो। 3 को देखो, 3 क्या है? एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 3 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं 4 की। 4 देखो 1 की टेबल में भी आता है, 2 दूनी 4 भी होता है, और 4 खुद की टेबल में भी आता है। बस यही कंडीशन थी भाज्य संख्या की, कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी डिवाइड हो रही हो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अगर आपकी भाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या निकल के आई? 4 निकल के आई है। ऐसी और किसी को भी चेक करना है, 6 को चेक करना है, 6 को कर लो। 6 किस किस से होता है? पहले तो 1 से होगा, फिर 2 से भी होता है, फिर 3 से भी होता है, फिर 6 से भी होता है। तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त ये 2 अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये 6 क्या है? आपका भाज्य संख्या है। बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या में वे संख्याएं आती हैं जो केवल एक व स्वयं से डिवाइड हो। जैसे 2 किस किस से हो रहा है? एक तो 1 से हो रहा है, एक 2 से हो रहा है। 3 किस किस से हो रहा है? एक तो 1 से और एक खुद 3 से। ऐसे 5 किस किस से हो रहा है? एक 5 से और एक स्वयं से।
सॉरी एक तो 1 से और एक 5 से, यानी कि केवल 2 फैक्टर ही मिलते हैं, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कि मैंने 1 के बारे में नहीं बताया, तो 1 एक ऐसी संख्या है, इसका अगर फैक्टर निकालो तो ये किससे विभाजित होगी, स्वयं से ही होगी ना, और स्वयं भी 1 ही है। तो इसलिए ये क्या है, ये ना तो आपकी भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है। ये भी मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पर लिख देती हूँ। 1 जो है आपकी, 1 वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, किसके लिए, MCQ के लिए। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कैसा है, तो 1 आपका ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। अभाज्य संख्या में मैंने आपको क्या बताया, अभाज्य संख्या में एक ऐसी अभाज्य संख्या भी होती है जो आपकी सम संख्याओं में भी आती है, तो वो कौन सी है आपकी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। सम अभाज्य भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारी अभाज्य संख्याएं आपको विषम मिलेंगी, लेकिन आपका 2 नंबर एक ऐसा है जो कैसा है, सम है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या के लिए केवल 2 फैक्टर चाहिए, जिसमें से एक फैक्टर तो 1 ही मिलता है और दूसरा फैक्टर जो मिलेगा वो स्वयं वही संख्या होगी। नेक्स्ट आते हैं सह अभाज्य संख्या पर। सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 संख्याओं का एक ऐसा पेयर जिनका मासा या जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 लिख दिया, तो 2 और 3 केवल किससे डिवाइड होने चाहिए, 1 से डिवाइड होने चाहिए, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ऐसे मैंने लिख दिया, जैसे 4 और 7, तो 4 और 7 किसकी टेबल में मिलेंगे, ओनली 1 की टेबल में। तो ये 4 और 7 क्या हो गए, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। जैसे यहाँ पर 2 और 5 देख सकते हो, इनका मासा क्या है, 1। ठीक है। नेक्स्ट 8 और 11, इनका मासा क्या है, 1। यहाँ पर ये लिखा है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, सिर्फ अगर कॉमन मिलेगा तो 1 ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 6 और 3, तो इनके बीच में कॉमन क्या मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा और दूसरा 3 मिलेगा, इसलिए ये क्या हो गई, सह अभाज्य नहीं होंगी। 6 और 3 सह अभाज्य नहीं होंगी। समझ में आ गई होगी बात। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट रहता है, इतने में समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप कर देना, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूँगी। नेक्स्ट आते हैं पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या पर। ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है, घबराना नहीं है। देखो, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, तो आप इजी टॉपिक को पकड़िए, जहाँ जो आपके टॉपिक इजी भी हैं और जिनसे प्रश्न आपका हमेशा आना भी है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा 1 नंबर में, तो इसको तैयार करिएगा। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली, अनुवर्ती एक आगे वाली। जैसे आपको मैंने कोई नंबर दे दिया, 12 दे दिया, बात करें इसकी पूर्ववर्ती, यानी कि 12 से पहले क्या आता है, 11, तो ये 11 क्या हो गई, पूर्ववर्ती संख्या हो गई। और 12 के बाद क्या आता है, 13, तो ये 13 क्या हो गई, अनुवर्ती संख्या हो गई। क्या हो गई, ये हो गई अनुवर्ती, और ये 11 क्या हो गई, पूर्ववर्ती। अब अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर हम पूर्ववर्ती निकाले तो क्या करेंगे, इस 12 में से 1 माइनस करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्ववर्ती पर। अनुवर्ती निकालनी तो इस 12 में 1 प्लस किया, कहाँ पहुँच गए, अनुवर्ती पर। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्या है, 26 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती निकालनी है, तो 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। इसी 26 की अनुवर्ती अगर पूछी जाती तो क्या करते, 26 प्लस 1 बराबर 27, और ये 27 क्या बन जाती, 26 की अनुवर्ती बन जाती। क्लियर। नेक्स्ट क्या, 48 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 48 माइनस 1 47, ये क्या बनी, 48 की पूर्ववर्ती संख्या। यही 48 की अनुवर्ती पूछी जाती तो 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49, ये 49 क्या बन जाएगी, 48 की अनुवर्ती बन जाएगी। नेक्स्ट, अनुवर्ती संख्याओं को याद रखना उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं, सक्सीजर नंबर, और पूर्ववर्ती को प्रेडिसेसर। अगर कभी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो सक्सेस में क्या होता है, एक कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो बस सक्सेस में प्लस करना है सक्सीजर में, और प्रेडिसेसर में 1 माइनस करना है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अनुवर्ती उत्तरवर्ती, देखो आपको वहाँ पर नाम हिंदी में ही मिलेंगे, इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में नहीं आता है, सिर्फ हिंदी में ही आता है, तो इसलिए आपको हिंदी वाले नाम पे भी फोकस करना होगा।
तो अनुवर्ती देखिए 136 की अनुवर्ती निकालने के लिए क्या करना होगा, आगे की तरफ बढ़ना, यानी कि 1 प्लस 136 प्लस 1 यानी कि 137। नेक्स्ट 98 की अनुवर्ती, तो 98 प्लस 1 इज इक्वल टू 99। इस तरीके से पूर्ववर्ती व अनुवर्ती निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं योगात्मक व गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता ही बनता है, वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का। याद रखिए पूर्ववर्ती अनुवर्ती से एक क्वेश्चन आएगा, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझिए योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम में बस आपको उस चीज़ का चिन्ह बदलना है। अगर कोई चीज़ प्लस की है तो वो क्या हो जाएगी आपकी, माइनस की कर देनी है। और अगर कोई भी आपका नंबर माइनस में दिया जाए तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, जो आपका अंश और हर होती है ना, भिन्न होती है, अंश और हर होता है। जब इसका जैसे मान लो 3/4 दे दिया कोई आपको नंबर और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है। तो क्या नंबर बन जाएगा, 4/3। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं और योगात्मक प्रतिलोम में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, -4 का योगात्मक प्रतिलोम। -4 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 4 योगात्मक। यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछते तो क्या करते, 4 के नीचे क्या होगा, 1 होगा, -4 था सॉरी, -4 के नीचे 1 होगा। जब किसी संख्या के नीचे या हर कोई दिया नहीं जाता तो वहाँ 1 मानते हैं। और जब इसका हमें गुणात्मक में निकालना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या कर देना है, हर को अंश, अंश को हर। तो 1 हर था, 1 अब अंश बन जाएगा और माइनस का 4 हर बन जाएगा। तो 1/-4 क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, किसका, -4/1 का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 5/6 है तो क्या हो जाएगा योगात्मक, माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बच्चे करते क्या है, पूछा योगात्मक जाता है कन्वर्ट कर देते हैं गुणात्मक में, और पूछा गुणात्मक जाता है तो बदल देते हैं योगात्मक में। तो योगात्मक में क्या होगा, बस चिन्ह बदले जाएंगे, क्या बदले जाएंगे, चिन्ह बदले जाएंगे। और गुणात्मक में अंश हर, अंश का हर, हर का अंश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका -7/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7/8 है तो क्या हो जाएगा, +7/8। प्लस नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो बस अंश को हर बना दो, हर को अंश, यानी कि 4/3। नेक्स्ट क्या है, -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो बस ऊपर नीचे कर दो, पलट दो, 9/-7। बस इस 9/- के साथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, -9/7, या फिर बीच में माइनस और फिर 9/7। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बस आपको घुमाने के लिए वो कुछ और इन तीन में से कोई एक ऑप्शन देगा और आप कहीं वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको समझा दूँ। ये जो माइनस अगर बीच में लगा हुआ है, ये माइनस कहीं भी लगा सकते हो, 3 जगह में, या तो अंश के पास लगा दो, या हर के पास लगा दो, या ये जो बटे का निशान होता है इसके जस्ट सामने लगा दो, तब भी वो -1 ही काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर गुणात्मक में ये ध्यान रखना, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह आता है, बस अंश और हर बदल जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं स्थानीय व जातीय मान पर। तो स्थानीय मान को समझिए, स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। दोनों ही मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर संख्या दी गई है 5678, तो इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो जब सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना होगा तो देखो पहले स्थानीय मान के लिए समझो, 5 6 7 8 ये दिया है। 8 का स्थानीय मान, 8 कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 8 × 1 यानी कि 8 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या, अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे करिएगा, अगर पूरा डिटेल में लिखने को आए 2 नंबर में या एक अति लघु उत्तरीय में तो ऐसे करना, और अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगी। अभी मैं आपको डिटेल वाला बता देती हूँ। 5 6 7 8 ये क्या है, इकाई वाले स्थान पर है, जिसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, 1 प्लेस बोलते हैं, इकाई पर है तो किसका होगा मल्टीप्लाई, 1 का। 7 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई यानी कि 10 प्लेस पर है, किसका मल्टीप्लाई होना है, 10 का। तो क्या बनेगा, 7 का स्थानीय मान 70। 6 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि
1, 10, 100 प्लेस पर है, तो ये इसका क्या बनेगा 100 का मल्टीप्लाई, तो स्थानीय मान क्या हो गया 600। नेक्स्ट 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 प्लेस पर। 1000 प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई 1000, स्थानीय मान क्या बना 5000। क्लियर। इस तरीके से स्थानीय मान आपको अगर अति लघु प्रश्न में आता है तो निकालना पड़ेगा। यहीं पर आपको जातीय मान समझा देते हैं। जातीय मान बहुत आसान है, जो भी संख्या दी है, जैसे 8 का जातीय मान पूछा जाए तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होता है। जैसे आपका फेस क्या बदल तो नहीं जाएगा, जो है वही रहेगा ना, तो जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, जो संख्या का पूछा जाए वही का वही रहता है। 6 का पूछा जाए तो 6 का 6 ही रहेगा, और 5 का पूछा जाए तो 5 का 5 ही रहेगा। ये क्या है, ये सारे जातीय मान हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर। अब मैं आपको स्थानीय मान, अगर आपको ऑप्शन में आता है प्रश्न तो क्या करना होगा, 8 का पूछा जाए तो 8 के नीचे 8 ही लिख दो, यही 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। 7 का पूछा जाए तो 7 के नीचे 7 लिखो, और 7 के इधर जितने भी नंबर खाली हैं वहाँ पर क्या लगा दो 0, तो 7 का स्थानीय मान क्या बन गया 70। 6 का लिखना है तो 6 का क्या बनेगा स्थानीय मान, 6 के नीचे 6 ले आओ, कितने नंबर छोड़ रहे हैं पीछे 2, तो 2 0 लगा दो, 600 बन गया 6 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान करना है तो 5 के नीचे 5 लिखा, और बाकी सब जगह क्या 0 0 0, तो क्या बना स्थानीय मान 5000। ठीक है, ये ऑप्शन के लिए, लेकिन जब आपको अति लघु में आता है प्रश्न तो वहाँ पर जैसा उन्होंने पूछा है एक नंबर के हिसाब से तो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते थे पलट देते थे ना, तो क्या हो जाएगा 2/3। माइनस का 71/75 का योगात्मक प्रतिलोम कैसा पूछा है, योगात्मक, योगात्मक में क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 71/75। 8365 में 3 का स्थानीय मान है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 1, 10, 100, 100 प्लेस पर है, तो 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 300, तो स्थानीय मान क्या निकल के आया 300। अगर एक नंबर में आता है अति लघुत्तरीय में तो इसी तरीके से लिखना, वहां पर ट्रिक मत इस्तेमाल कर देना। नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखो। 3 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए याद रखिए जब भी आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्याएं पूछी जाए कितने भी अंक की, तो क्या करना है सिर्फ 9 को लिख देना है और उतने ही अंक तक। 3 अंक की पूछी तो कितनी बार लिख देने हैं 9, 3 बार। अगर 5 अंक की पूछी तो 9 कितनी बार लिख देने हैं 5 बार। ये क्या बन जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 6 अंक की पूछी जाए तो क्या करना है 6 बार 9 लिख दो, ये क्या बन गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। 4 अंक की पूछी जाए तो 4 बार 9 लिख दो, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर यही सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करना होगा, जितने जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी तो क्या करेंगे 1 लिख दिया, और 3 अंक मतलब इस 1 को काउंट करते हुए 3 डिजिट बनाने, वो भी किसके साथ 0 के साथ। तो 1 डिजिट हमने कर दिया, दूसरा डिजिट 0 रहेगा, तीसरा डिजिट भी 0 रहेगा, तो जो 100 है ये क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई, कितने अंक की 1 2 3 अंक की। 4 अंक की लिखनी तो क्या करना है 1 लिखा, अब कितने 0 लगाएंगे 3, क्योंकि 1 अंक तो पहले से ही आ गया, तो 1000 कितनी क्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो क्या होगा 1 और 0, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दो। 1 अंक की सबसे छोटी 1 अंक, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 0 आ जाएगा, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई आपकी 9 9 9 999 आपकी हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसकी क्या लिखनी है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती यानी कि एक आगे, तो +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर है, उत्तरवर्ती संख्या ये हो गई। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 1, और फिर 2 अंक 0 के आ जाएंगे, 1 यानी कि 100 आपकी हो जाएगी 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब इसको कैसे पता करोगे।
तो इसके लिए जो भी संख्याएं दी हैं पहले ये पता करो कि इनमें से कौन कौन सी भाज्य हैं। भाज्य हट जाएंगी, अभाज्य ऑटोमेटिक निकल आएंगी। 31 किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो 31 तो क्या हो गई आपकी? अभाज्य हो गई। 31 अभाज्य हो गई। नेक्स्ट देखिए 33 को, तो 33 11 की टेबल में आता है, यानी कि 11 तियां 33, तो ये तो हो गई क्या? भाज्य। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से आपको करने हैं एक एक ऑप्शन को काउंट करते हुए। बी ऑप्शन पर जाइए। 33 तो भाज्य मिली ही थी, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट 31 और 33 दिया है, 37 दिया है। 37 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता है। फिर भी एक और आगे बढ़ के चेक कर लो, 31 और 39, तो 39 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 13 की टेबल में भी आता है, तो ये वाला आपका गलत, यानी कि कौन सा ऑप्शन बचा सही? सी वाला। इसी तरीके से आपको ऐसे दे सकते हैं 80 और 85 के बीच में कौन सी है, या 80 और 90 के बीच में कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आपको क्या है सॉल्व करने, ज़्यादा नहीं, बस केवल 5 क्वेश्चन आज आपको दे रही हूँ और जितना पढ़ाया है उन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप करिएगा, ठीक है। स्थानीय मान से आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको संख्या दे दी, फिर 8 या 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो, या फिर 5 या 7 के स्थानीय मान का अंतर, जैसे भी आपको हो, तो अंतर या फिर योग उनका पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, इन 5 क्वेश्चंस के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको रोमन संख्याओं के साथ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।